हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रचना शारीर के जो हम लोग ने सीरीज स्टार्ट किया था उसके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मर्म शारीर के बारे में। बेसिकली इससे पहले हम लोग ने सारे जो पेपर 1 के टॉपिक्स थे रचना शारीर के वो कंप्लीट कर लिए, साथ ही साथ पेपर 2 के भी लगभग सारे आयुर्वेदिक पार्ट्स के टॉपिक हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। आयुर्वेदिक पार्ट में ये हमारा क्या होने वाला लास्ट टॉपिक होने वाला है विद इन द पेपर 2 ऑफ रचना सीरीज। अब देखते हैं इसमें क्या-क्या हमें चीज़ पढ़नी है। तो बेसिकली जो मर्म शारीर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, साथ ही साथ बहुत बड़ा टॉपिक भी है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे जल्दी-जल्दी थोड़ा करेंगे क्योंकि 2-3 वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे थोड़ा फास्ट जाकर इसको रिवाइज़ करेंगे, मतलब कि एक रिवीजन बेस्ड बेसिस पे इसको हम लोग देखेंगे। बेसिकली इसमें सारे टॉपिक्स की बात मैं करूँगा जो भी एनसीईआरटी सिलेबस में हमारे दिया गया है। इसका जो वेटेज होने वाला है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये 15 मार्क्स के लिए होने वाला है। लेकिन इस पे आपको मान के चलिए कि 18 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन ईज़िली आ जाते हैं क्योंकि सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पेपर 2 का है वो यही होने वाला है, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मर्म की व्याख्या आदि के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, कहाँ-कहाँ पाया जाता है उसके लोकेशन के बारे में देखेंगे। फिर कहाँ पे बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है दैट इज़ द सरफेस डिमार्केशन देखेंगे इसकी। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द 3 मर्म जो सत्य, प्राणह, मरह उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ डिटेल डिस्क्रिप बात करेंगे सभी मर्म्स का, मतलब हर एक मर्म को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके स्थान किस तरह से हम पेपर में लिखने हैं, वो सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द व्याख्या ऑफ द मर्म। तो इसमें बोला गया है कि मारयन्ति इति मर्माणि, ठीक है? मारयन्ति इति मर्माणि मतलब कि जहाँ पे आघात होने पे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उसे मर्म कहते हैं। मतलब मनुष्य के शरीर पे कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे अगर आघात लग रहा है, चोट लग रही है, तो वहाँ पे तुरंत या तो मृत्यु हो जाएगी, विकलांगता हो गई या फिर बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो इन सभी स्थानों को हम लोग मर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है? दूसरा बोला गया है कि विषम स्पंदनम यत्र पीड़िते रूकम चेतत, ठीक है? मतलब जहाँ उँगली रखने पर स्पंदन महसूस होता है और दबाव प्रयुक्त होने पर वेदना होती है उसे मर्म कहते हैं। तो पहला तो बोल दिया कि जहाँ आघात होगा मृत्यु हो जाएगी तो उसे मर्म कहेंगे। दूसरा बोला है जिस स्थान पे उँगली रखेंगे तो वहाँ पे स्पंदन मतलब हलचल पता चलता है, साथ ही साथ अगर वहाँ पे दबाएँगे, प्रेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा वेदना होगी। ऐसे स्थान विशेष को भी हम लोग मर्म कहते हैं। और अगर मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में बोला गया कि द वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द मर्म। संख्या की बात करें तो जो अलग-अलग डिफरेंट आचार्य ने सबने मिलके जो टोटल मर्म की संख्या सारे में है वो 107 बताए हैं। वहीं पे प्रकार की बात करें तो अब क्लासिफिकेशन जो है प्रकार है उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे पढ़ेंगे कि रचना के अनुसार कहाँ पे है, संख्या के अनुसार कैसे हैं और स्थान के अनुसार किस प्रकार है, तो वो सारी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रचना के अनुसार। रचना के अनुसार मतलब कि कौन से स्थान में है, जो हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट रचनाएँ हैं, जैसे मांस हो गए, शिरा हो गए, स्नायु हो गए, तो कौन से रचना में ये बेसिकली मर्म आता है, उसके हिसाब से हम लोग पहला देखेंगे। तो जो सुश्रुत हैं, उन्होंने रचना के अनुसार 5 तरह के मर्म बताए हैं, लेकिन जो वाग्भट हैं, उन्होंने छठा बताया है, दैट इज़ द धमनी, ठीक है? अब इसमें से जो सुश्रुत ने 5 बताया, उसमें मांस मर्म, शिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म और संधि मर्म, ये 5 मर्म आते हैं और हर एक की संख्या अलग-अलग बताई गई है, ठीक है? तो जो मांस मर्म है उसकी टोटल संख्या 11 बताई गई है, वहीं पे शिरा मर्म जो है उसकी संख्या 41 बताई गई है। ये सब किसके द्वारा हम लोग सुश्रुत के अनुसार पढ़ रहे हैं। अब स्नायु मर्म की बात करें तो उसकी संख्या 27 बताई गई है, अस्थि मर्म की संख्या 8 और संधि मर्म की संख्या 20। तो इस तरह से टोटल जो मर्म की संख्या हो जाती है 107 हो जाती है। लेकिन जो वाग्भट हैं उन्होंने क्या किया है यहाँ पे एक और धमनी को ऐड कर दिया। तो धमनी में उन्होंने 9 संख्या बता दी है, तो ऊपर से कुछ-कुछ कम होते हैं। जैसे कि मांस मर्म में पहले सुश्रुत ने 11 बताया था, लेकिन उसकी जगह पे वाग्भट ने सिर्फ 10 बताया। उसी तरह शिरा मर्म में 37 बताए गए हैं और उसके बाद स्नायु मर्म 23 बताए गए हैं, अस्थि मर्म 8 और संधि मर्म 20। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, इसमें कम किया गया है, इसमें कम किया गया और इसमें कम किया गया है। तो ये 3 को कम करके यहाँ पे 9 जो है धमनी मर्म किसने वाग्भट आचार्य ने यहाँ पे बताया। तो इसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल संख्या 107 आएगी। मतलब संख्या तो दोनों ने 107 ही बताई, लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने धमनी मर्म को नहीं ऐड किया है, लेकिन जो वाग्भट है उन्होंने धमनी मर्म को भी बताया। लेकिन जो ज़्यादातर आचार्य हैं जैसे चरक आचार्य हो गए या फिर और जो अदर आचार्य हैं उन्होंने भी धमनी को माना नहीं है, उन्होंने भी सुश्रुत के अनुसार ही 5 ही प्रकार के मर्म को माना है। अब स्थान के अनुसार बात करेंगे कि कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं, उसके अनुसार अगर मर्म की बात करें तो जो शाखा है, ठीक है? मतलब कि जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ है, हाथ है, पैर है, तो उसमें हर एक में 11 पाए जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से 4 एक्सट्रीमिटीज़ होने की वजह से टोटल 44 मर्म देखने को मिलते हैं पूरे हमारे प्रत्येक शाखा में। अगर उरह भाग की बात करें मतलब कि हमारे थोरैक्स रीजन की बात करें तो वहाँ पे 9
मर्म देखने को मिलते हैं। उदर भाग एब्डोमेन रीजन में 3 मर्म होते हैं। उसके बाद पृष्ठ भाग जो है हमारा बैक रीजन है, वहां पे 14 मर्म देखने को मिलते हैं। वहां पे ग्रीवा और उसके ऊपरी भाग में मतलब सिर और ग्रीवा में 37 मर्म। तो इस तरह से टोटल 107 मर्म हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे परिमाण अनुसार बात करें, ठीक है, परिमाण अनुसार कि कितने होते हैं, 1 अंगुली होती है उसकी परिमाण की, 2 अंगुली परिमाण होते, 3 अंगुली परिमाण होते, तो इस तरह से बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि 1 अंगुली परिमिति, मतलब कि ऐसे मर्म जिनका परिमाण 1 अंगुली होता है, ठीक है। अब परिमाण क्या होता है कि उसको कितना से नापा जाता है। जो परिमाण 1 अंगुली वाला होता है, मतलब कि वो जो मर्म रहेगा वो कितना क्षेत्र में फैला रहेगा, 1 अंगुली क्षेत्र में फैला रहेगा, तो उसके हिसाब से ये बताए। तो 1 अंगुली परिमिति में 12 जो है मर्म आते हैं। यहाँ से आप याद कर सकते हो कि उर्वी 4 हो गए, कुर्ची 4 हो गए, विटप 2 और कच्छधर 2। तो इस तरह से 12 जो है 1 अंगुली परिमाण वाले मर्म होते हैं। वहीं पे 2 अंगुली परिमाण के कितने 6 बताए गए हैं, जिसमें स्तनमूल आता है, मणिबंध आता है और गुल्फ आते हैं। वहीं पे 3 अंगुली परिमिति मतलब कि 3 अंगुली वाले कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, एक दूसरा जानो, तो टोटल 4। और 4 अंगुली परिमिति में बेसिकली 29 बताए गए हैं, जिसमें हृदय, बस्ती, कूर्च, गुद, नाभि, नीला, शुंगाटक, सीमंत, मन्या और मातृका, ये सभी जो है मर्म, वो सभी कितने 4 अंगुली परिमाण वाले होते हैं। और इनकी टोटल संख्या जब हम देखते हैं तो 29 हो जाती है। इन चारों को छोड़ के मतलब 1 अंगुली, 2 अंगुली, 3 अंगुली, 4 अंगुली, इन सबको छोड़ के जितने भी और बचते हैं मर्म, वो सभी कितने आधा अंगुली परिमिति वाले होते हैं, मतलब कि आधा अंगुली प्रमाण वाले बताए गए हैं। तो इसकी टोटल संख्या 56 होती है। तो टोटल संख्या यहाँ पे भी कितनी हो जाती है, 107। अब आगे बात करते हैं हम परिणाम अनुसार। वहां पे हम लोग ने देखो कंफ्यूजन मत होना, वहां पे हम लोग ने परिमाण अनुसार बात किया कि उसकी परिमाण क्या है, उसका लेंथ या फिर ब्रेड्थ क्या है, उसके वॉल्यूम के हिसाब से। यहाँ पे हम परिणाम अनुसार बात करेंगे। परिणाम अनुसार मतलब कि वहां पे आघात होगा, वहां पे कुछ भी चोट लग रही, तो उसके अनुरूप वहां पे क्या चीजें देखने को मिलेंगी, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, उसकी बात करते हैं। तो इसमें 5 प्रकार बताए गए। सबसे पहले आता है सद्य प्राणहार। सद्य प्राणहार मतलब कि जहाँ पे चोट लगेगी तो तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी विदिन 1 वीक। तो ऐसे टोटल 19 जो मर्म है बताए गए हैं। कालांतर प्राणहार मतलब कि जो 2 वीक से ज्यादा समय लगेगा चोट लगने पे, लेकिन मृत्यु फिक्स इसमें भी होगी, लेकिन कालांतर मतलब कुछ समय बाद होगी। ऐसे 33 मर्म बताए गए हैं। वहीं पे विषल लग्न, विषल लग्न मतलब कि कहीं पे जो शल्य है वो घुस जा रहा है, जब तक वो वहां पे है तब तक व्यक्ति जीवित रहेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग ने शल्य को बाहर निकाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे 3 मर्म बताए गए हैं। वहीं पे वैकल्य कर नाम से ही पता चल रहा है कि विकलांगता आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इन मर्मों पे चोट लगेगी तो वो व्यक्ति विकलांग हो जाएगा, उसके बॉडीज में डिफॉर्मिटीज जनरेट हो जाएंगे। तो ऐसे 44 मर्म बताए गए हैं। और रुजा कर्म मर्म मतलब कि ऐसे मर्म स्थान जहाँ पे चोट लगेगी तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा पीड़ा रुजा देखने को मिलेगी। तो ऐसे 8 मर्म बताए गए। तो टोटल 107 मर्म हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हर एक के अनुसार आपको याद रखना पड़ेगा कि परिणाम अनुसार कैसे होते हैं, परिमाण अनुसार किस प्रकार, रचना के अनुसार, संख्या के अनुसार, स्थान के अनुसार। क्योंकि आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मर्मों की संख्या या फिर मर्मों की डिफरेंशिएशन क्लासिफिकेशन आप परिणाम के अनुसार बताइए, परिमाण के अनुसार बताइए, तो क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो लेसन है, क्योंकि 20 मार्क्स तक का होने वाला, तो अच्छे से करके जरूर जाइएगा। अब यहाँ तक हम लोग ने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम जो त्रिमर्म वर्णन था कि त्रिमर्म हमें पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो त्रिमर्म है, जैसा कि मैंने बोला था कि इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सद्य प्राणहर मर्म या फिर सद्य प्राणहरत्व बोलते हैं। अब सद्य प्राणहरत्व की मैंने अभी आपको डेफिनेशन बता देते। सद्य प्राणहर क्या होता है कि जिन पे चोट लगने के बाद मृत्यु तो निश्चित है और वो तुरंत ही मृत्यु होती है, कुछ समय में विदिन 1 वीक ही क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो बोला गया कि आयुर्वेद में त्रिमर्म कल्पना मानी गई है। अब चरका आचार्य जो है उन्होंने त्रिमर्म में हृदय, बस्ती और सिर का समावेश किया है, ठीक है। तो त्रिमर्म कौन कौन से हैं ये याद रखना है, क्योंकि आपको बस त्रिमर्म भी पूछ सकता है 5 मार्क्स के लिए, तो वो याद रखना है। अब बोला गया कि हृदय और बस्ती, सिर, ये त्रिमर्म माने गए हैं और इन्हें त्रिदंड भी कहते हैं, ठीक है। त्रिदंड मतलब टाइपॉइड ऑफ लाइफ भी इन्हीं को कहा जाता है। अब ये बोला गया कि ये तीनों अवयव बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। ये तीनों मर्म प्राण का आश्रय स्थान है, ठीक है। अब ये तीनों मर्मों को बोला गया है प्राण का आश्रय स्थान माना गया है, मतलब कि यहीं पे प्राण क्या रहता है, स्थित रहता है। अब बोला गया कि इस पे आघात होने पर त्वरित प्राण नाश होता है, मतलब कि इस पे आघात हो रहा है तो तुरंत क्या हो जाएगा, प्राण का नाश हो जाएगा, जो व्यक्ति रहेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसे पश्चात ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि लाइफ एंड द हेल्थ डिपेंड अपॉन द प्रॉपर एक्शन ऑफ द हार्ट, लंग्स एंड द ब्रेन।
ठीक है? तो क्या बोला गया कि जो लाइफ है या फिर जो हमारा स्वास्थ्य है वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारा हार्ट, लंग्स या फिर ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। दिस हैज़ बीन कॉल्ड एज़ द ट्राइपॉड ऑफ लाइफ which 1798 considered that the death might arise from a failure of each of these। ठीक है? जो बीचेट थे उन्होंने क्या बोला कि इनमें से किसी का एक का भी फंक्शन का फेलियर हो रहा है तो वहां पे तुरंत डेथ देखने को मिल सकती है। इसी कारण से हृदय, बस्ती, सिर, इन सबको हम लोग ने क्या माना है, ट्राइपॉड ऑफ द लाइफ दैट इज द त्रिमर्म माना गया है, जो कि हमारे सद्य प्राणहर मर्म में माने जाते हैं। अब आगे बात करेंगे कालांतर प्राणहर मर्म की। तो कालांतर में क्या बोला गया कि धीरे धीरे रक्त निकल जाने के कारण तीव्र रक्तक्षय होता है और रोगी की मृत्यु होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुरंत मृत्यु नहीं देखने को मिले, कालांतर बोला गया। धीरे धीरे क्या होगा, जहाँ पे भी चोट लगी है वहां से रक्त स्राव होगा, रक्त निकलते जाएगा, सेवियर एनीमिया दैट इज द हेमरेजिक एनीमिया देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगा। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें बेसिकली इंद्र, बस्ती, कटिकतरून, ये सब क्या है, कालांतर प्राणहर मर्म माने गए हैं। वहीं पे विषल लगने की बात करें तो विषल लगने क्या है कि विशल्य मतलब कि यहाँ पे शल्य विरहित होने पर मर्म मृत्यु कारणीभूत होते हैं। मतलब कि जैसे ही शल्य को विरहित किया जाए, निकाला जाए, तो वहां पे मर्म के कारण मृत्यु देखने को मिलती है। मतलब कि बोला गया कि जब तक शल्य क्या रहेगा, अंदर रहेगा, तो मनुष्य जीवित रहता है, और शल्य निकल जाने पर रक्त स्राव होकर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला आता है दैट इज द वैकल्यकर मर्म। वैकल्यकर में मैंने बताया जैसे कि विकलांगता आ जाती थी, ये क्या बोला गया, अस्थि, संधि, स्नायु, शिरा और मांस, ये रचनाएं आघात के कारण टूटती हैं। मतलब वहां पे कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है। अब अस्थि के टूटने के कारण दौर्बल्य आ जाएगा, और संधि पर आघात होने पर अस्थि भंग हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि अस्थि, संधि, मांस ये जब टूटेंगे, वहां पे कोई डिफॉर्मिटी आएगी, तो व्यक्ति में क्या आ जाता है, विकलांगता आ जाती है। और पांचवा जो हमारा मर्म प्रकार है, ये आता है हमारा रुजाकर मर्म। रुजाकर मर्म पर आघात होने पर क्या होती है, वेदना होती है, रुजा देखने को मिलती है। साथ ही साथ संवेदनिक नाड़ी होने के कारण यहाँ पे वेदना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे जो जो रुजाकर मर्म बताए गए हैं, वहां वहां पे क्या रहता है, बहुत ज्यादा नव एंडिंग्स देखने को मिलती है। अब संवेदनिक नाड़ी होने के कारण, दैट इज द नव एंडिंग्स होने के कारण, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेदना होती है। मतलब थोड़ा सा भी चोट लगे तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा पीड़ा देखने को मिलती है। इसी कारण इनको रुजाकर मर्म कहा गया है। अब आगे हम देखते हैं कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से मर्म पाए जाते हैं इन द बॉडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिर और ग्रीवा में क्या-क्या पाए जाते हैं। तो सिर में सबसे सेंटर रहता है हमारा सिर का, वहाँ पे बेसिकली अधिपति पाया जाता है। उसके बाद आवर्त देखने को मिलता है भ्रू के बाजू में। फिर उच्छेप यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको, जो हमारे केस के अंत रहते हैं वहाँ पे। फिर शंख आपको कान के आगे देखने को मिलेंगे। अपंग देखने को मिलता है वहीं उसके थोड़ा-सा आगे। इस कपनी जो होता है वृक्षों में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से पूरे शरीर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मर्म्स देखने को मिलते हैं। तो इसका जो नोट्स रहेगा, ये जो फ़ोटो रहेगा, वो आपको मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे अवेल हो जाएगा। वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। आगे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से कितने होते हैं, कहाँ पे स्थान पाया जाता है, कितनी संख्या है, उसका परिणाम कितना है। ये सारी चीज़ें हम इंडिविजुअल मर्म के देखने वाले हैं। तो आपको बस क्या करना है कि कम से कम एक बार विजुअलाइज़ कर लेना है कि कौन-सा मर्म कौन से स्थान पे पाया जाता है। जैसे हम लोग स्तन रोहित देख लेंगे, तो स्तन रोहित क्या है, हमारा जो स्तन मूल होता है उसके जस्ट ऊपर प्रेज़ेंट रहता है। वहीं पे हम लोग उर्वी की बात करें तो वो हमारे बाहू में प्रेज़ेंट रहता है। हृदय का तो आपको पता ही होगा, नाभि आदि तो पता होंगे, बस्ती आदि पता होंगे, लेकिन कुछ-कुछ ऐसे रहेंगे जो कि आपको पहले सुना नहीं रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है, एक बात तो याद रखना है। कभी-कभी आपको डायग्राम भी पूछ सकता है कि जो हमारे हाथ के मर्म हैं, उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करो। तो वहाँ पे जो क्षिप्र हो गया, कुर्च शिर हो गया, या फिर कुर्च हो गया, अड़िबंध हो गया, इंद्रबस्ती हो गया, कुरपर हो गया, आदि जो शाखा के मर्म हैं, वो सब आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे देने रहेंगे। तो इसलिए आप उसको अच्छे से ज़रूर करके जाइएगा। इसके बाद हम बात करेंगे रचना अनुसार मर्म के बारे में। तो रचना अनुसार में सबसे पहले मास मर्म में कौन-कौन से मर्म आते हैं। तो मास मर्म में बेसिकली ये 4 बताए गए हैं। टोटल हम लोग ने जैसे देखा था सबसे ऊपर क्लासिफिकेशन में कि जो मास मर्म होते हैं उनकी टोटल संख्या कितनी, 11 बताई गई है। किसके, सुश्रुत के अनुसार। वहीं पे वाग्भट ने 10 बताई थी। लेकिन हमें क्या करना है पूरे, क्योंकि जो रचना शारीर है वो टोटली हम लोग किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, सुश्रुत संहिता के अनुसार। क्योंकि जो शारीर स्थान है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो रचना बताई गई है वो सुश्रुत की बताई गई, इसलिए हम सुश्रुत संहिता के अनुसार ही पूरी रचना सारे को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन-कौन से मांस मर्म में आते हैं। तो इसमें तल हृदय आता है हमारे हाथ का, फिर उसके बाद इंद्रबस्ती यहाँ का जो रहता है वो आ जाता है, फिर गुद आ जाता है, और स्तन रोहित। ये सब क्या है,
डिफरेंट डिफरेंट जो मर्म है वो सब किसके अंदर आते हैं, मांस मर्म। मतलब कि यहाँ पे मांस क्या रहेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। अब बेसिकली जो तल हृदय होता है उसकी संख्या 4 बताई गई है, 2 दोनों हाथ में और 2 दोनों पैर में, तो इस तरह से 4। वैसे इंद्रवस्ती की संख्या भी 4 बताई गई है, जो कि 2 हाथ में और 2 पैर में। फिर गुद की संख्या 1 है और स्तन रोहित की संख्या 2 बताई, जो कि हमारे जो स्तन मूल होता है उसके 2 अंगुल ऊपर पाए जाते हैं। तो इस तरह से छाती में 2 होते हैं। तो इस तरह से टोटल जो मांस मर्म है उसकी संख्या कितनी हो जाती है, 11। उसी के अनुसार अगर हम बात करेंगे शिरा मर्म की, तो शिरा मर्म की टोटल संख्या हम लोग ने कितनी देखी थी, अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत 41 देखी थी। तो इसमें बहुत ज्यादा आते हैं। सारी चीजें आपको याद रखनी है, कौन से मर्म कहाँ पे आते हैं। जैसे कि ये सारे मर्म कहाँ पे आ रहे हैं, ऊर्ध्व जत्रुगत। कौन कौन से, आपके नीला हो गया, मन्या, मातृका, श्रृंगाटक, अपांग, स्थपनी, फना। ये जो 7 बताए गए हैं मर्म, वो सब कहाँ पे आते हैं, हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत, मतलब कि सिर की ग्रीवा के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, नीला जो है इसकी संख्या 2 होती है, मन्या की संख्या 2 होती है, मातृका की संख्या 8 होती है। ये सब याद रखना है, क्योंकि संख्या अनुसार भी आपको उसका ये पूछता है, तो ये सब याद रखना है। जैसे कि आपको बोल देगा कि श्रृंगाटक जो है उसकी संख्या कितनी होती है, तो ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि श्रृंगाटक की संख्या 4 होती है। फिर अपांग जो होता है 2 होता है, स्तपनी 1 होती है, और फना जो होता है नाक के इधर यहाँ पे 2 पाए जाते हैं। अब उरह प्रदेश के सिरा मर्म की बात करें तो उरह प्रदेश में बेसिकली 4 सिरा मर्म बताए गए हैं। कौन कौन से इसमें आते हैं, तो स्तनमूल आ जाता है, अपलाप आ जाता है, अपस्तंभ आ जाता है, और हृदय। तो ये जो है देखने को मिलते हैं, जिसमें स्तनमूल की संख्या 2 होती है, अपलाप की संख्या 2 होती है, अपस्तंभ की संख्या 2 होती है, और हृदय की संख्या 1 होती है। तो जितने भी हमारे छाती में या फिर उरह प्रदेश में आते हैं, क्या मर्म, सबकी संख्या 2 देखने को मिलती है, लेकिन सिर्फ एक हृदय है, वही सिर्फ कितना, 1 देखने को मिलता है। अब बेसिकली यहाँ पे याद रखने का कि जो स्तन मूल है, अपलाप है, अपस्तंभ है, ये सब क्या है, उरह प्रदेश के हैं। उसके अलावा जो स्तन रोहित है, सिर्फ वही क्या है, मांस मर्म है। नहीं तो सभी जितने भी ये है मर्म है, कहाँ पे, छाती प्रदेश के, उरह प्रदेश के, सब किसके अंदर आते हैं, शिरा मर्म के अंदर आते हैं। इसके बाद उदर प्रदेश में बस हमें एक जो है नाभि देखने को मिलता है, जो कि हमारा शिरा मर्म के अंदर आता है। एंड देन पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ में पार्श्व संधि और जो बृहति है, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, शिरा मर्म के अंदर। दोनों की संख्या 2-2 बताई गई है। वैसे ही जो शाखा है, जो हमारे एक्सट्रीमिटीज है, उसमें लोहिताक्ष और जो उर्वी या फिर बाहुवी है, उसकी संख्या जो 4-4 बताया गया, मतलब 2 अपर एक्सट्रीमिटीज में, 2 लोअर एक्सट्रीमिटीज में, वो इसमें आ जाता है। तो इस तरह से जब टोटल हम लोग करते हैं तो 41 जो संख्या है वो हमें शिरा मर्म की देखने को मिलती है। वहीं पे हम अगर स्नायु मर्म की बात करें तो स्नायु मर्म में बेसिकली 10 स्नायु मर्म की संख्या देखने को मिलते हैं। जिसमें अगर हम शाखा की बात करें तो शाखा में बेसिकली जो आनी है, विटप है, कच्छदर है, और कुर्च है, और कुर्च सिर है। ये जो 5 बताए गए हैं, ये किसके अंदर आते हैं, स्नायु मर्म के अंदर। जिसमें से आनी जो है उसकी संख्या 4 है। विटप जो है हमारे कहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रोइन रीजन में, उसकी संख्या 2 है। कच्छदर दो जो है 2 है, उसकी संख्या वो हमें कहाँ पे, एक्सिला रीजन में देखने को मिलता है। कुर्च जो है हमारे पैर के तल में और हाथ के तल में देखने को मिलता है, और कुर्च सिर भी उसी की तरह। तो ये इसकी संख्या 4-4 है। आनी की संख्या 4-4 है, लेकिन जो विटप है, कच्छदर है, उसकी संख्या 2-2। उसी के बाद उदर प्रदेश की बात करो तो उदर प्रदेश में जो बस्ती है, ये किसमें आता है, स्नायु मर्म में आता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज में कि बस्ती किस प्रकार का मर्म होता है, तो वहां पे स्नायु, सीरा, मांस ऐसे लिख देगा। तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि बस्ती जो है स्नायु मर्म में आता है। वैसे ही शाखा में एक और बताया गया है, दैट इज जो क्षिप्र है, वो भी आता है स्नायु मर्म में। उसी प्रकार जो अंश है वो आता है पृष्ठ प्रदेश का। उसी से विधुर और उच्छेद, ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट रचनाएं हैं वो किसके अंदर आती है, स्नायु मर्म के अंदर आती है। तो टोटल जो संख्या बन जाता है स्नायु मर्म का, वो 27 बन जाता है। वहीं पे हम बात करेंगे अगर अस्थि मर्म की, तो अस्थि मर्म में ज्यादा उतना नहीं देखने को मिलता। अस्थि में आपको याद रखना है कि जो जो अस्थियां हैं उसी के जैसे कि कटी कतरून है, उसी के बाद नितंब जो है वो भी आ जाता है पृष्ठ प्रदेश में, अंश फलक जो है वो भी पृष्ठ प्रदेश। तो ज्यादातर जो पृष्ठ प्रदेश के मर्म है वो किसके अंदर आ रहा है, अस्थि मर्म के अंदर। और जो यहाँ पे शंख पाया जाता है वो भी हमारा अस्थि के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से टोटल जो अस्थि मर्म है उसकी संख्या 8 बताई गई। वहीं पे संधि मर्म की अगर हम बात करेंगे तो संधि मर्म में बेसिकली टोटल संख्या हम लोग ने सुश्रुत के अनुसार 20 देखी थी। जिसमें जितने भी संधि आपको देखने को मिल रहे, सबसे पहले वो लिखने का। सबसे पहले जानु संधि, मतलब कि जो हमारा नी जॉइंट है वो आ जाता है। कुरपर संधि मतलब कि एल्बो जॉइंट आ गया। सीमंत मतलब जितने भी सर के सूचर्स हैं वो आ जाएंगे, तो 5 सूचर्स वहां पे देखने को मिलते हैं। फिर अधिपति आ जाता है, जो कि हमारा सेंट्रल है, वो एक आ जाता है।
फिर गुल्फ जो है मतलब कि एंकल जॉइंट हो गया, फिर मणिबंध मतलब कि हमारा रिस्ट जॉइंट हो गया, कुकुंदर हो गए, ये जो कि हमारे पृष्ठ भाग में देखने को मिलता है, आवर्त और प्रुकाटिका, ये सब क्या है हमारे संधि मर्म देखने को मिलते हैं, जिसकी टोटल संख्या इस प्रकार कितनी है 20 हो जाती है। तो ये सारे नंबर्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। अभी हम इंडिविजुअली हर एक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो वो वाला पार्ट अगर कर ले रहे हो आप, इंडिविजुअल वाला हम लोग जो करेंगे तो आपके सारे हो जाएँगे। लेकिन ये क्या है, क्लासिफिकेशन जो है इसको जब आप अच्छे से कर लोगे तो आपको वो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंडिविजुअली। एक बार क्लासिफिकेशन आपका हो जाएगा तो आप सारे मर्मों को ईज़िली एक्सप्लेन कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं आगे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि ऊर्ध्व शाखा के मर्म के बारे में। तो ऊर्ध्व शाखा में हम लोग ने देखा था कि हर एक शाखा में कितने 11 मर्म होते हैं। इस तरह से टोटल शाखाओं में मिला के 44 मर्म देखने को, दैट इज़ द 44 मर्म देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे अगर हम लोग इसकी ऊर्ध्व शाखा के मर्म में क्षिप्र मर्म की, तो जो क्षिप्र मर्म होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, हाथ का अंगूठा व तर्जनी के बीच में। मतलब कि ये जो हाथ है उसका ये अंगूठा है और ये जो तर्जनी उंगली है इसके बीच में यहाँ पे क्या पाया जाता है, हमारा क्षिप्र मर्म पाया जाता है। तो उसकी संख्या कितनी है, 2 मानी गई है। अब रचना के अनुसार बात करें तो ये स्नायु मर्म होता है। हम लोग ने जब स्नायु का क्लासिफिकेशन देखा था तो वहाँ पे देखा था कि क्षिप्र मर्म कहाँ पे देखने को मिलता है, स्नायु मर्म के अंदर। और परिणाम अनुसार, परिणाम मतलब कि यहाँ पे चोट लगेगी तो क्या होगा कि यहाँ पे बहुत चिरकाल तक रक्त स्रावन होगा, इसलिए इसको कालांतर प्राणहर मर्म में रखा गया है। अब इसके परिणाम की बात करें, परिमाण की बात करें तो ये आधा उंगली परिमाण का होता है। विद लक्षण मतलब कि यहाँ पे आघात होगा तो क्या होगा, तो जितने भी आपको कालांतर प्राणहर मर्म देखेंगे वहां पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि वहां पे अगर आघात हो रहा है तो वहां पे आक्षेप होगा, फिर उसके बाद मृत्यु होगी। ठीक है, आक्षेप होगा फिर उसके बाद मृत्यु होगी, किसमें, जितने भी स्नायु मर्म आपको देखने को मिलेंगे या फिर कालांतर प्राणहर मर्म देखने को मिलेंगे। इसकी रचना की बात करें तो ये फर्स्ट डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी यहाँ पे पाई जाती है और डीप पाल्मर आर्च यहाँ से जाता है। तो ये दो रचनाएं बेसिकली मॉडर्न साइंस के अनुसार यहाँ पे देखने को मिलती हैं और उसी के अनुसार अगर यहाँ पे चोट लगती है तो बहुत ज्यादा रक्तस्राव होता है और कालांतर मतलब कुछ समय बाद व्यक्ति की ड्यू टू द सेवियर अनेमिया मृत्यु देखने को मिल सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स जब भी आपको, जैसे आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, मर्म के बारे में बताओ और एक दो मर्म का नाम दे देगा, जैसे क्षिप्र मर्म हो गया, तल हृदय मर्म हो गया, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने रहेंगे कि कौन से स्थान पर पाया जाता है, उनकी संख्या क्या है, किस प्रकार का है, उसका परिमाण क्या है, उसके परिणाम क्या है और साथ ही साथ उसके विद्ध लक्षण क्या है और उसके मॉडर्न के एस्पेक्ट रचनाएं क्या क्या वहां पे देखने को मिलते हैं। तो ये 5 6 7 जो पॉइंट्स है वो आपको जरूर लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा आता है शाखा मर्म में 33वां तल हृदय मर्म। तो तल हृदय मर्म में क्या बोला कि ये कहाँ पे पाया जाता है, करतल में मध्यमा अंगुली के सीधी रेखा के ऊपर। तो जो करतल है मतलब हाथ है उसमें जो मध्यमा अंगुली है, ठीक है, ये जो मध्यमा अंगुली है उसके सीधी रेखा के ऊपर पाया जाता है। अब बेसिकली क्या बोला गया है कि इसकी संख्या भी दो बताई गई है। ये मांस मर्म में आता है, ये कालांतर प्राणहर मर्म है, मतलब इस पे भी चोट लगने पे कुछ समय बाद मृत्यु हो जाएगी। इसका भी परिणाम कितना बताया, परिमाण कितना बताया गया है, आधा उंगली बताया गया है। वहीं पे विद्ध लक्षण में तीव्र वेदना होगी, मृत्यु होगा और क्षोभ होगा और रक्तस्राव देखने को मिलता है। रचना की बात करें तो यहाँ से भी क्या होगा, पाल्मर आर्च जाता है और पाल्मर अपोन्यूरोसिस यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड देन आता है हमारा कूर्चमर्म। तो ये सिर्फ हम शाखा में बात कर रहे हैं और ऊर्ध्व शाखा की बात कर रहे हैं, इसीलिए सबकी संख्या 2 बताएगी। अगर हम लोग कैटेगराइज करते हैं इसको शाखा के अंदर तो सबकी संख्या 4-4 हो जाती है, क्योंकि ये सभी कहाँ पे, पैर में भी पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग ऊर्ध्व शाखा की बात करें इसलिए 2-2 इसकी संख्या मान रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली कुर्च मर्म की बात करें तो कुर्च मर्म बेसिकली क्षिप्र मर्म के ऊपर 2 अंगुल अंतर व ऊर्ध्व अधो दोनों तरफ पाए जाते हैं। इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 2 मानी गई है ऊर्ध्व शाखा में। परिमाण इसके 4 अंगुली है। प्रकार में बात करें तो ये स्नायु मर्म में आता है और वैकल्यिक मर्म है। मतलब कि यहाँ पे अगर विद्ध हो रहा है, मतलब यहाँ पे आघात हो रहा है तो हाथ कैसा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, विकृति निर्माण होगा और वहां पे कंपन रहेगा, हमेशा वो कैसा हाथ रहेगा, कांपते रहेगा। रचने की बात करें तो यहाँ पे कार्पल बोन, बेस ऑफ मेटाकार्पल बोन और कार्पो मेटाकार्पल लिगामेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। उसी तरफ चौथा जो हमारा मर्म है वो है हमारा कुर्चशीर। तो जो कुर्चशीर मर्म है वो मणिबंध संधि के नीचे होता है दोनों तरफ। इसकी संख्या की बात करें तो 2 संख्या बताई गई है। प्रकार में वही स्नायु मर्म में आ जाएगा और रोजाकर मर्म आ जाएगा। अब परिमाण की बात करें तो 1 अंगुली होते हैं। विद्ध लक्षण में रोजाकर मर्म है तो तीव्र वेदना होगी, स्वेलिंग्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या क्या रचनाएं होती है तो अल्नार एंड रेडियल कोलैटरल लिगामेंट्स कुर्च सिर में देखने को मिलता है। जो मणिबंध है उसके जस्ट 2 अंगुल नीचे, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे क्या पाया जाता है, हमारा कुर्च सिर मर्म देखने को मिलता है।
मणिबंध की बात करें तो मणिबंध किसको बोलते हैं हम लोग? ये जो हमारा रिस्ट जॉइंट है उसको बोलते हैं। तो मणिबंध संधि के स्थान पे पाया जाता है। इसकी संख्या 2 है दोनों हाथों में। उसके बाद परिणाम इसका कितना बताया गया? 2 अंगुली बताया गया है। प्रकार तो संधि मर्म में आता है और साथ ही साथ रुजाकर मर्म है। रुजाकर होगी तो ऑफकोर्स यहाँ पे तीव्र वेदना होगी, हाथ में स्तब्धता आ जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगी, लूलापन आ जाएगा, मतलब कि इस तरह से हाथ लटक जाएगा। अब बेसिकली कौन-सी रचना यहाँ पे पाई जाती है? तो यहाँ पे रिस्ट जॉइंट तो है ही, साथ ही साथ रेडियो अल्नार जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट है वो देखने को मिलते हैं और रेडियो कार्पल जॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं। छठा आता है दैट इज़ द इंद्रबस्ती मर्म। इंद्रबस्ती मर्म क्या है? मणिबंध संधि व कुरपर संधि इनके बीच में पूर्व भाग में प्रेजेंट है, ठीक है? इंद्रबस्ती कहाँ पे? जो हमारा कुरपर संधि है और जो मणिबंध संधि इनके बीच में यहाँ कहीं पे पाया जाता है, जो कि 13 से 12 अंगुल ऊपर पाया जाता है मणिबंध के। संख्या इसकी बात करें तो 2 इसकी संख्या बताई गई है और परिमाण की बात करें तो ये आधा अंगुल का होता है। प्रकार बात करें तो रचना के अनुसार ये मांस मर्म है और परिणाम के अनुसार ये कालांतर प्राणहर मर्म है, मतलब कि रक्तस्राव अगर अधिक हो रहा है वहाँ पे तो मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे बेसिकली फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, पाल्मारिस लॉन्गस, अल्नार आर्टरी, मीडियन नर्व, ये सारी डिफरेंट रचनाएँ देखने को मिलती हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं दैट इज़ द कुरपर मर्म के बारे में। तो कुरपर मर्म में क्या बोला गया कि ये कुरपर संधि के स्थान पे पाया जाता है। इसकी संख्या 2 बताई गई है। परिमाण की बात करें तो ये 3 अंगुल परिमाण वाला होता है। रचना के अनुसार ये संधि मर्म में आ जाएगा और परिणाम के अनुसार ये वैकल्यकर मर्म है, मतलब कुरपर संधि में विकृति होकर विकलांगता आ जाती है। कभी भी आप देखोगे जहाँ पे वैकल्यकर मर्म है वहाँ पे विकलांगता निश्चित होती है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या-क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे अल्नार एंड रेडियो कोलेटरल लिगामेंट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आर्टिकुलर कैप्सूल्स रहते हैं। किसके आर्टिकुलर कैप्सूल्स? रेडियस और अल्ना के आदि के। अब बात करेंगे एनीमर्म की। एनीमर्म जो होता है कुरपर जो संधि है उसके 3 अंगुल दोनों तरफ देखने को मिलता है। इसकी संख्या 2 बताई गई है। इसका परिमाण जो होता है आधा अंगुल का होता है। रचना के अनुसार ये स्नायु मर्म है। परिणाम के अनुसार ये वैकल्यकर मर्म है और विद्य लक्षण इसका क्या है कि ऑफ कोर्स ये क्या है? वैकल्यकर है। तो यहाँ पे विकलांगता आ जाएगा, सूजन आ जाएगा और हस्त में स्तब्धता, स्टिफनेस आ जाती है। यहाँ पे क्या-क्या रचना देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे से ब्रैकियल आर्टरी निकलती है, मतलब कि वहाँ से ट्रैवल करती है, पास होती है और साथ ही साथ मीडियन नर्व्स भी यहाँ पे प्रेज़ेंट रहती हैं। फिर आता है हमारा बाह्वी मर्म। बाह्वी मर्म क्या होता है? बाहु मध्य का अग्रभाग में देखने को मिलता है, जो कि 2 संख्या वाला होता है। परिमाण की बात करें तो 1 अंगुली इसका परिमाण होता है। प्रकार की बात करें तो शिरामर्म है और परिणाम में ये वैकल्यकर मर्म। अब वैकल्यकर है तो यहाँ पे भी क्या होगा? रक्तक्षय तो देखने को ही मिलेगा, साथ ही साथ बहुशोष देखने को मिलता है, मतलब ये सूख जाता है, एकदम लकड़ी जैसा हो जाता है। वहीं पे रचना की बात करें तो यहाँ से ब्रैकियल आर्टरी निकलती है, बेसिलिक वेन निकलते हैं, सिफालिक वेन निकलते हैं और मीडियल नर्व्स देखने को मिलते हैं। लोहिताक्ष मर्म की बात करें तो लोहिताक्ष में बेसिकली क्या बोला गया है कि ये बाह्वी मर्म जो है उसके ऊपर और कच्छ संधि के नीचे, जो कच्छ संधि है उसके जस्ट नीचे और बाहुमूल के ऊपर यहाँ कहीं पे देखने को मिलते हैं। अब इसकी संख्या की बात करें तो ये 2 देखने को मिलती हैं। रचना अनुसार इसके प्रकार की बात करें तो ये शिरा मर्म है। परिणाम के अनुसार ये वैकल्यकर है। परिमाण इसका आधा अंगुल माना गया है और ये क्या होगा? वापस से वैकल्यकर है तो रक्तक्षय होगा और उसके वजह से पक्षाघात देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे पैरालिसिस हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी, मीडियन नर्व्स एंड अल्नार नर्व्स ऐसी रचनाएं प्रेजेंट होती हैं। आगे हम बात करेंगे 11वां जो मर्म है हमारे शाखा का, ऊर्ध्व शाखा का, उसमें आता है कच्छधर मर्म। तो कच्छधर मर्म बेसिकली वक्ष व कच्छा मिलन स्थान पर पाया जाता है। इसकी संख्या 2 बताई गई है। प्रकार में ये स्नायु मर्म के अनुसार होता है और परिणाम के अनुसार ये बेसिकली वैकल्यकर मर्म है और इसकी जो परिमाण है वो 1 अंगुली बताई गए हैं। तो याद रखें सबका आपको क्या-क्या स्थान याद रखना है, संख्या याद रखना है, प्रकार याद रखना है, परिमाण याद रखना है, विद्य लक्षण, मतलब कि आघात होने पे यहाँ पे क्या हो रहा है? पक्षाघात। तो इस तरह से सबका विद्य लक्षण याद रखना है और कौन-सी मॉडर्न रचनाएँ हैं, एक्सिलरी आर्टरी हो गई या फिर एक्सिलरी वेन, वो हमें कक्षधर मर्म पे देखने को मिलते हैं। ये हो गया टोटल ऊर्ध्व शाखा की। वहीं पे अधो शाखा की बात करें तो अधो शाखा में भी सेम देखने को मिलता है, जैसे कि क्षिप्र मर्म है, तो ये भी अंगूठा और उँगली के बीच में देखने को मिलते हैं। वैसे ही तल हृदय मर्म है, तो ये सबके जो नाम है सेम है, बस यहाँ पे क्या करना है? पैर के तल में लिख देना है और सब कुछ सेम देखने को मिलेगा। उसी प्रकार कूर्च मर्म है, ये भी क्षिप्र मर्म के 2 अंगुल जैसे वहाँ पे हाथ में था वैसे ही यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे दोनों को नहीं समझाऊँगा, ऊर्ध्व शाखा जो बता दिया गया है उसी के हिसाब से आप इसको भी कर सकते हो। बस यहाँ पे मॉडर्न जो एस्पेक्ट है कि कौन-कौन से आते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लांटर आर्च आ जाता है। इसमें टार्सो मेटाटार्सल और इंटरटार्सल लिगामेंट्स देखने को मिलते हैं। कुर्चशीर मर्म हो गया, गुल्फ मर्म हो गया, ये अलग देखने को मिलता है। लेकिन गुल्फ मर्म क्या है? जहाँ पे मणिबंध था उसके जगह पे यहाँ पे हमें अर्धो शाखा में गुल्फ मर्म लिखना है, जो कि पैर और जंघा के संयोग स्थान पे, मतलब कि गुल्फ संधि के स्थान पे पाया जाता है।
तो वहाँ पे एंकल जॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। जो इसके रचना है, परिणाम है और परिमाण है, ये हमेशा सेम रहेंगे, संख्या भी सेम देखने को मिलेंगे, विद लक्षण भी सेम देखने को मिलेगा और वहाँ की रचनाएँ बस थोड़ी-थोड़ी अलग रहेंगी। जैसे कि एंकल जॉइंट आप एक ही लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है? इंद्रबस्ती हो गया, जानु मर्म हो गया, तो ये सब जैसे कुरपर मर्म ऊपर था, तो यहाँ पे जानु मर्म है, तो यहाँ पे भी जंघा और उरु के मिलन स्थान पे मतलब कि जानु संधि लिख सकते हो डायरेक्ट। संख्या यहाँ पे 2 होती है, संधि मर्म में आएगा, वैकल्पिक तरह का मर्म है, इसका भी परिमाण कितना है? 3 अंगुल है, जैसा कि हमारा कुरपर का होता है। लंगड़ापन, विकलांगता आ जाएगी, कहीं पर भी वैकल्पिक तरह आ रहा है तो कुछ नहीं समझ रहा है तो विकलांगता लिख सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या-क्या है वहाँ पे ट्रांसवर्स लिगामेंट, कैप्सुलर लिगामेंट्स ये सब लिख सकते हैं। आनी मर्म हो गए, फिर उसके बाद उर्वी मर्म हो गए, लोहिताक्ष मर्म हो गए, ये सब सेम ही है। अब ऊपर क्या था कच्छधर था, यहाँ पे लेकिन क्या है विटप, ठीक है? नाम बस डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तीनों बस डिफरेंस रह गए। एक तो यहाँ पे मणिबंध संधि था, वहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा मर्म आ जाएगा। वहाँ पे कुरपर मर्म था, यहाँ पे आ जाएगा हमारा जानु मर्म और उ वहाँ पे था हमारा कच्छधर मर्म, तो यहाँ पे विटप मर्म आ जाएगा। ये कि कहाँ पे पाया जाता है? तो वंक्षण और वृषण के मध्य में पाया जाता है, इसकी भी संख्या 2 है। स्नायु तरह का मर्म है, वैकल्पिक मर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आघात से नपुंसकता आ जाती है, ठीक है? ये कहाँ पे? वृषण के बाजू में होने के कारण इस पे चोट लगेगी तो नपुंसकता आ जाएगी। अल्प शुक्रता मतलब कि ओलिगोस्पर्मिया देखने को मिल सकता है। इंग्विनल कैनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड या फिर डक्टल डिफरेंस जो है, ये सब यहाँ पे रचनाएँ देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे मध्य शरीर के मर्म की बात करेंगे तो मध्य शरीर में सबसे पहले हम बात करते हैं उदर प्रदेश की। तो उदर प्रदेश में बेसिकली क्या बोला गया है कि उदर प्रदेश में गुद मर्म आता है। गुद मर्म क्या है? महास्रोत का अंतिम भाग है, मतलब एनल का, जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है। इसकी संख्या 1 बताई गई है, इसका जो परिमाण है वो 4 अंगुल बताया गया है। रचना अनुसार हम लोग ने देखा कि ये कैसा है? मांस मर्म है और परिणाम के अनुसार ये सद्य प्राणहरण है, मतलब यहाँ पे चोट लगेगी तो तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो जितने भी सद्य प्राणहरण हैं, उसमें आप विद लक्षण में तत्काल मृत्यु लिख सकते हैं। यहाँ पे रचना की बात करें तो एनल कैनाल आ जाता है, रेक्टम आ जाता है, नो फ्लेक्सस आ जाते हैं। वहीं पे बस्ती मर्म की बात करें तो बस्ती मर्म कहाँ पे पाया जाता है? मूत्राशय में पाया जाता है या फिर बस्ती पे पाया जाता है। इसकी संख्या भी 1 होती है, ये भी 4 अंगुल वाला होता है। ये स्नायु मर्म है, ठीक है? और साथ ही साथ ये भी सद्य प्राणहर मर्म होता है और यहाँ पे बोला गया कि अश्मरी जो व्रण है उसके अतिरिक्त अन्य कारण से वेद होने पर तत्काल मृत्यु हो जाता है। मतलब कि अगर रेनल कैल्कुलाई है तो वहाँ पे तुरंत मृत्यु नहीं देखने को मिलती, लेकिन उसके अलावा किसी और कारण से अगर वहाँ पे आघात हो रहा है तो वहाँ पे तुरंत उसकी मृत्यु देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे क्या-क्या रचनाएँ देखने को मिलेंगी? तो ऑफ कोर्स बस्ती है तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस देखने को मिलते हैं और यूरेटर्स वहाँ पे आके कनेक्ट होते हैं। देन आता है तीसरा नाभि मर्म। नाभि मर्म क्या होता है? मूत्राशय और अमाशय के मध्य में शिरा का उत्पत्ति स्थान है। यहाँ से क्या होता है? डिफरेंट शिराएँ उत्पन्न होती हैं। नाभि की संख्या 1 है तो ये भी संख्या 1 होने वाला है। परिणाम इसका जो परिमाण है वो 4 अंगुल का है और साथ ही साथ प्रकार की बात करें तो रचनानुसार ये कैसा होता है? शिरा मर्म होता है। परिणाम के अनुसार ये सद्य प्राणहर मर्म है और यहाँ पे आघात होने पर तत्काल मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ड्यूडेनम या फिर सब मेजेंट्रिक आर्टरी देखने को मिलती है, सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरीज। तो उरह प्रदेश के मर्म में बेसिकली हम लोग ने 3 यहाँ पे देखा, गोद मर्म, बस्ती मर्म और नाभि मर्म। अब उरह प्रदेश की बात करते हैं तो उदर में हमेशा याद रखना है कि 3 ही मर्म हमें देखने हैं। उरह प्रदेश की बात करें तो उरह प्रदेश में 9 मर्म होते हैं, जिसमें से 4 जो होते हैं 2-2 होते हैं और 1 जो होता है हृदय मर्म और सिंगल होता है। तो हृदय मर्म सबसे पहले बात करें तो छाती के दोनों स्तनों के मध्य में हमारा हृदय पाया जाता है, इसकी संख्या 1 होती है। हृदय जो है शिरा मर्म होता है, याद रखने का, और ये सद्य प्राणहर मर्म है और इसकी भी परिमाण 4 अंगुल बताया गया है और यहाँ पे भी आघात होगा, सद्य प्राणहर है तो आघात होने पर तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इसमें क्या बोला गया? चेतना का स्थान होने के कारण यहाँ पे सत्व, रज, तम का अधिष्ठान देखने को मिलता है और अगर मॉडर्न के एस्पेक्ट में तो यहाँ पे सिर्फ हार्ट लिख देना। फिर स्तन मूल, तो स्तन मूल क्या होता है कि स्तन चुचुक के 2 अंगुल नीचे, मतलब कि जो हमारा स्तन चुचुक होता है उसके 2 अंगुल नीचे क्या होता है? हमारा स्तन मूल पाया जाता है। अब इसकी संख्या बताई गई है 2 और इसका परिमाण कितना बताया गया है? 2 अंगुल बोला गया है। प्रकार की बात करें तो ये शिरा मर्म होता है, कलांतर प्राणहर मर्म होता है। अब कलांतर है तो यहाँ पे क्या होगा? छाती जो होता है कक्ष से पहले भर जाता है और काश श्वास से मृत्यु होती है। यहाँ पे याद रखने का, आपको ब्लड नहीं लिखना है कि बहुत ज्यादा रक्तक्षय होता है, यहाँ पे क्या लिखना है कि आघात होने पर जो होता है छाती में कफ भर जाता है और उस श्वास काश से इसकी मृत्यु हो जाती है। रचना की बात करें तो यहाँ पे बेस ऑफ द लंग देखने को मिलता है। वहीं पे स्तन रोहित जो होता है वो स्तन चुचुक के 2 अंगुल ऊपर होता है। जो स्तन मूल था वो 2 अंगुल नीचे रहता है, स्तन रोहित 2 अंगुल ऊपर रहता है।
इसकी परिमाण की बात करो तो ये आधा अंगुल परिमाण का होता है और मांस की मर्म होता है जो कि कलांतर प्राणहर मर्म में आता है। इसमें भी श्वास-काश से मृत्यु हो जाती है सेम एज़ द स्तनमूल की तरह। और यहाँ पे क्या-क्या पाया जाता है तो इंटरकोस्टल मसल्स देखने को मिलते हैं, रूट ऑफ द लंग, फ्रेनिक नर्व्स और वेगस नर्व्स, ये सारी रचनाएँ देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है अपलाप मर्म। अपलाप मर्म जो है दोनों अंशकूट के नीचे पार्श्व के ऊपरी भाग में पाया जाता है, ठीक है? दोनों जो अंशकूट है मतलब कि जो पीछे के अंशकूट हैं उनके नीचे वाले भाग से हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो इस एरियाज़ में हमें अपलाप देखने को मिलता है। इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 2 है, परिमाण आधा अंगुल है और रचना अनुसार ये भी शिरामर्म में आता है जो कि कलांतर प्राण है। यहाँ पे बोला गया कि आघात होने पर पूर्व भाग से रक्तता होकर मृत्यु होती है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, रक्तक्षय देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या-क्या रचनाएँ रहती है तो यहाँ पे बेसिकली ब्रैकियल प्लेक्सस देखने को मिलते हैं उसके ब्रांचेस के साथ, साथ ही साथ एक्सिलरी आर्टरीज देखने को मिल सकते हैं। और वहीं पे अपस्तंभ की बात करते हैं जो कि हमारा इसका लास्ट उरक भाग का होने वाला है, जिसमें अपस्तंभ जो होता है छाती के दोनों तरफ वातवाहक नाड़ियों के स्थान पे होता है। इसका अलग से है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि वातवाहक नाड़ियों के स्थान पे क्या होता है, अपस्तंभ देखने को मिलते हैं। इसकी भी संख्या 2 ही होती है, जो परिमाण होता है वो आधा अंगुल होता है, रचना के अनुसार शिरामर्म है, कालांतर प्राणहर होता है। हम लोग ने देखा सिर्फ एक को छोड़ के सभी क्या है, इसमें शिरामर्म है। किसको छोड़ के? सिर्फ हम लोग स्तन रोहित को छोड़ के, क्योंकि स्तन रोहित जो है मांसमर्म है। जो हम लोगों ने स्तन रोहित देखा वो कैसा है? मांस मर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्तन रोहित जो है वो मांस मर्म है। इसके अलावा जितने भी मर्म हैं हमारे उरव प्रदेश के सब शिरा मर्म में आते हैं। और यहाँ पे आघात होने पे क्या होता है, छाती में वायु भरने से काश-श्वास से मृत्यु हो जाती है। जैसे कि हम लोग ने देखा कि वहाँ पे वातवाहक नाड़ी होते हैं तो क्षय होता है, या फिर यहाँ पे आघात होता है तो यहाँ पे वायु भर जाती है और उससे मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे आता है ब्रोंकोस ऑफ ट्रैकिया, कॉमन कैरोटिड आर्टरी या फिर सबक्लेविन आर्टरी यहाँ से गुजरते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा आगे का भाग। अब हम बात करेंगे पीछे के भाग के बारे में। तो पीछे में पृष्ठ के मर्म की बात करें तो पृष्ठ में सबसे पहले आता है कटिकतरूण मर्म। कटिकतरूण मर्म क्या होता है? पृष्ठ वंश के दोनों तरफ पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसकी संख्या 2 है। अब ये रचना के अनुसार अस्थि मर्म होता है और कालांतर प्राणहर मर्म है, जिसकी परिमाण की बात करें तो ये आधा अंगुल होता है। और यहाँ पे आघात होने पर पांडु, वैवर्ण या फिर क्षीण देह मतलब कि कार्शता उत्पन्न होती है। यहाँ पे क्या-क्या रचनाएँ प्रेज़ेंट रहती है तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इलियम देखने को मिलता है, लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन और कॉमन इलियक आर्टरी देखने को मिलता है, ठीक है? वहीं पे कुकुंदर मर्म की हम बात करें अगर तो कुकुंदर मर्म जो होता है पृष्ठवंश के दोनों तरफ जघन अस्थि के पार्श्व भाग में देखने को मिलता है। इसकी भी संख्या 2 होती है। और परिमाण की बात करें तो ये आधा अंगुल परिमाण का होता है और रचना के अनुसार ये संधि मर्म कहलाता है। अब परिणाम के अनुसार बात करें तो ये वैकल्यकर मर्म होता है और यहाँ पे अगर चोट लग रही है तो ऑफ कोर्स वैकल्यकर है तो आप क्या लिख सकते हो, विकलांगता आ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बाधा और चेष्टानाश देखने को मिलता है। रचना यहाँ पे बात करें तो सियाटिक नर्व यहाँ से निकलते हुए देखने को मिल सकती है। फिर आता है हमारा नितंब मर्म। नितंब मर्म है तो यहाँ पे हमारे नितंब अस्थि दैट इज द हिप बोन आ जाते हैं, उसके ऊपरी भाग में हम लोग नितंब मर्म देखते हैं। अब बेसिकली इसकी संख्या भी 2 होती है। परिमाण की बात करें तो ये भी आधा अंगुल परिमाण वाला होता है। अस्थि मर्म है, कालांतर प्राणहर मर्म है और यहाँ आघात होने पर जो शरीर का अधोभाग है वो सूखता है और दुर्बल हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे कुछ डिफॉर्मिटी आ रही है, कुछ आघात हो रहा है तो नीचे का जो भाग है वहाँ पे ज्यादातर पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ वहाँ पे कार्शता नीचे के भाग में सूखते हुए देखने को मिल सकता है, एकदम सूखा हो जाता है क्योंकि उसके जो मूवमेंट्स रहते हैं वो रुक जाते हैं, काम करना कम हो जाता है। यहाँ पे फ्लोटिंग रिब्स हो गए या फिर लंबार प्लेक्सस हो गए, ये से कंडीशंस या फिर ऐसी रचनाएं यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। पार्श्व संधि की बात करें तो पार्श्व संधि जो मर्म है ये जघन और पार्श्व के मध्य में पाया जाता है। बेसिकली इसकी भी संख्या 2 है और परिमाण के अनुसार ये आधा उंगली परिमाण का होता है। प्रकार की वहीं पे बात करें तो ये शिरा मर्म है और कालांतर प्राणहर मर्म इसे माना गया है। यहाँ पे अगर आघात हो रहा है तो यहाँ पे रक्तस्राव होगा और कोष्ठ रक्त से भरने के कारण मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है, कलंतर है तो यहाँ पे भी रक्तस्राव हेमोरेज हो रहा है और उसके कारण यहाँ पे मृत्यु हो रही है। यहाँ पे बेसिकली रेनल आर्टरी या फिर रेनल वेन जो है ऐसी रचनाएं देखने को मिलते हैं। वहीं पे बृहति मर्म की बात करें तो जो पृष्ठवंश है उसके दोनों तरफ और स्तन मूल की दिशा के पीछे रहता है, ठीक है? जो स्तन मूल है उसके पीछे और पृष्ठवंश के दोनों तरफ, मतलब कि इसकी संख्या भी 2 मानी जा सकती है और ये कितना परिमाण वाला, आधा अंगुल परिमाण का होता है। रचना अनुसार ये शिरा मर्म है, परिमाण के अनुसार ये कालांतर प्राणहर है और यहाँ पे अतिशय रक्तस्राव के कारण मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे रचना की बात करूँ तो यहाँ पे हेपेटिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी देखने को मिलती है। उसके साथ-साथ यहाँ पे अंशफलक मर्म की बात करें तो अंशफलक मर्म बेसिकली अंशफलक के स्थान पे आते हैं और इसकी भी संख्या 2 है और परिणाम के अनुसार ये 2 आधा अंगुली का होता है और रचना के अनुसार ये अस्थि मर्म और
परिणाम के अनुसार वैकल्यकर मर्म होता है और आघात होने पे यहाँ पे बाहु शोथ देखने को मिल सकता है। इसके रचना की बात करें मॉडर्न एस्पेक्ट में, तो स्कैपुला या फिर सुप्रा स्कैपुलर नर्व्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे आता है इसमें, दैट इज द लास्ट वन की अंश मर्म। अंश मर्म जो होता है बाहु सिर व ग्रीवा के मध्य में होता है, ठीक है। जो बाहु सिर है और ग्रीवा है उसके बीच में यहाँ पे देखने को मिलता है और इसकी संख्या 2 बताई गई है। आधा अंगुली वाला होता है। रचना के अनुसार ये स्नायु मर्म है और परिणाम के अनुसार ये वैकल्यकर मर्म है। अब वैकल्यकर है तो वहां पे विकलांगता हो गई या फिर स्तब्धता देखने को मिलेगी और इसको हम लोग शोल्डर जॉइंट, लिगामेंट या फिर ट्रेपेजियस के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने क्या क्या देख लिया, शाखा के मर्म देख लिए, उदर के मर्म देख लिए, उरह के मर्म देख लिए और पृष्ठभाग के मर्म देख लिए। अब हमारा आता है ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म, जिसमें हम लोग सिर और ग्रीवा के मर्म देखेंगे। तो सिर और ग्रीवा के मर्म में सबसे पहले हम देखते हैं नीला या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मन्या मर्म बोलते हैं। ये बेसिकली कंठ नाड़ी जो है उनके दोनों तरफ देखने को मिलते हैं। जो कंठ नाड़ी है उसके दोनों तरफ देखने को मिलती है और इसकी संख्या 2 इस साइड 2 इस साइड, मतलब कि 4 होते हैं। 2 इस साइड और 2 इस साइड, मतलब कि दोनों साइड 2-2 होते हैं। इसके कारण 4 टोटल संख्या देखने को मिलते हैं। इसका जो परिमाण होता है वो भी 4 अंगुल का होता है। रचना के अनुसार ये शिरा मर्म है और परिणाम के अनुसार ये वैकल्यकर मर्म है। अब वैकल्यकर होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई विकलांगता आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये कहाँ पे कंठ में है, तो कंठ में क्या होता है, मुखपना आ जाता है, मतलब बोल नहीं पाता इंसान। स्वर में विकृति आ जाती है या फिर जीवा का रस ज्ञान नष्ट हो जाता है, टेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या रचनाएं रहेंगे, तो सुपेरियर लेरेंजियल या फिर ग्लॉसोफेरेंजियल जो नर्व्स रहते हैं वो यहाँ से देखते गुजरते हुए देखने को मिलते हैं। फिर सेकंड आता है दैट इज द मातृका मर्म। मातृका मर्म भी ग्रीवा के दोनों तरफ देखने को मिलते हैं। इसकी संख्या 8 मानी गई है, मतलब कि 4 एक बाजू में और 4 दूसरे बाजू में देखने को मिलते हैं। इसका भी जो परिमाण है वो 4 अंगुल का होता है और रचना के अनुसार ये भी शिरा मर्म होता है और ये लेकिन सद्य प्राणहर मर्म है, ठीक है। ये किसमें आता है, सद्य प्राणहर मर्म में आता है और यहाँ पे आघात होने पे तत्काल मृत्यु देखने को मिलती है। यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ जाती है या फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल जुगुलार वेन्स यहाँ से निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे क्रुकाटिका मर्म की बात करें तो क्रुकाटिका मर्म जो होता है वो पीछे आ जाता है। तो सिर व ग्रीवा के मिलन स्थान पे, जो सिर है और जो ग्रीवा है इसके मिलन स्थान पे यहाँ पे जो होता है ये क्रिकाटिका होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, संधि है, तो इसी कारण ये किसके अंदर आता है, संधि मर्म के अंदर आता है। इसकी संख्या 2 बताई गई है और ये परिमाण के अनुसार आधा अंगुली परिमाण वाला होता है। वहीं पे परिणाम की बात करें तो ये वैकल्यकर मर्म के अंदर देखा जाता है, ठीक है। परिणाम के अनुसार ये वैकल्यकर मर्म होता है, मतलब कि जितने भी आप संधि के आसपास देखोगे सब वैकल्यकर में ही आते हैं। यहाँ पे अगौत होने पे सिर में कपकपाना, मतलब कि लगातार ऐसे-ऐसे सिर या फिर ऐसे-ऐसे सिर हिलते हुए देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कौन-कौन से रचनाएँ होते हैं, तो एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट्स रहते हैं, एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन्स देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ लैटरल एटलांटो ऑसिपिटल लिगामेंट्स, ये सारी रचनाएँ देखने को मिलते हैं। तो ये किसके बारे में हम लोग ने अभी बात किया, ग्रीवा के मर्म के बारे में। अब हम जाएँगे उसके ऊपर, दैट इज़ द सिर के मर्म के बारे में। तो सिर के मर्म में आता है सबसे पहले विधुर मर्म, ठीक है। जो विधुर मर्म है कहाँ पे पाया जाता है, ये जो हमारा कर्ण है उसके जस्ट पीछे यहाँ पे क्या होता है, ये विधुर मर्म देखने को मिलता है। तो क्या बोला गया है, कर्ण के पश्चिम वो अधोभाग में। तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, इसकी संख्या 2 होती है, दोनों कान के पीछे देखने को मिलता है और इसका जो परिमाण होता है वो आधा अंगुल का होता है। रचना अनुसार ये स्नायु मर्म है और वैकल्य मर्म। अब यहाँ पे आघात होगा तो बधिरता आ जाएगी, मतलब कि डिफनेस देखने को मिल सकता है। वहीं पे अब इसके रचना की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ऑरिकुलर आर्टरी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ऑडिटरी नर्व यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर दूसरा आता है हमारा फना मर्म। फना मर्म जो है नासा जो मार्ग है उनके दोनों तरफ देखने को मिलते हैं। जो फना है वो क्या है, नासा मार्ग के दोनों तरफ देखने को मिलते हैं। इसकी संख्या 2 होती है और ये आधा अंगुल परिमाण का होता है। ये भी शिरा मर्म है जो कि वैकल्यकर में आता है और यहाँ पे अगर चोट लग रही है तो क्या होगा, जो भी गंध रहता है उसका ज्ञान नहीं होगा, तो गंध ज्ञान क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यहाँ पे रचना की बात करें तो ऑरिफिस ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब या फिर ओल्फैक्टरी नर्व्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा अपांग मर्म। अपांग मर्म जो होता है ये हमारा जो भ्रूपुच्छ है उसके यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस पार्ट में जो है हमें अपांग मर्म देखने को मिल सकता है। इसकी भी संख्या हमें 2 देखने को मिलती है। परिणाम के या फिर परिमाण की बात करें तो हम लोग आधा अंगुल इसका परिमाण होता है, ये भी शिरा मर्म और वैकल्यकर मर्म के अंदर आता है। और यहाँ पे अगर चोट लग रही है, आघात हो रहा है तो उसके वजह से अंधत्व दैट इज द ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है। ये कैसा होता है, आउटर कॉर्निया के आसपास होता है, जाइगोमैटिक टेम्पोरा वेसल्स रहती हैं और ऑप्टिक सिलियरी नर्व्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और
उसके बाद आता है आवर्त मर्म। आवर्त जो होता है भ्रूपुच्छ के अंत में ऊपर के निम्न भागों में, मतलब कि ये जो भ्रू है उसके पुच्छ के अंत में यहाँ पे जो होता है हमारा आवर्त मर्म देखने को मिलता है। ये कितने होते हैं तो ये भी संख्या में 2 होते हैं, दोनों भ्रूपुच्छ के नीचे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसका जो परिमाण होता है वो आधा अंगुल परिमाण बताया गया और रचना के अनुसार ये संधि मर्म होता है। और वैकल्यकर मर्म देखने को मिलता है। इसमें क्या बोला गया कि इसमें भी अगर चोट लग रही है, विद्ध हो रहा है तो अंधत्व या फिर दृष्टिनाश दैट इज द ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे रचना की बात करें तो ऑप्टिक नर्व, ऑप्थेल्मिक आर्टरी या फिर ऑक्यूलोमोटर नर्व प्रेजेंट होती है। फिर आता है हमारा शंख मर्म। जो शंख मर्म होता है वो कहाँ पे भ्रूपुच्छ के सिरों के ऊपर कर्ण और मस्तिष्क के बीच में, जो मस्तिष्क है और कर्ण है इनके बीच में, यहाँ पे भ्रूपुच्छ के जस्ट ऊपर देखने को मिलता है। संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 2 बताई गई है जो कि आधा अंगुली परिमाण का होता है और रचना के अनुसार ये कैसा होता है, शंख मर्म जो है अस्थि मर्म में आता है। हम लोग ने अस्थि मर्म पढ़े थे कि सिर्फ 8 होते हैं जिसमें से शंख मर्म भी देखने को मिलता है। ये कैसा है, सद्य प्राणहर, क्योंकि सिर मर्म में आता है और इसी के कारण इसपे विद्ध होने पे तुरंत मृत्यु हो जाते हैं। यहाँ पे क्या-क्या बेसिकली रचनाएँ देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे टेम्पोरल फोसा हो गया या फिर मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो होती है वो यहाँ से निकलते हुए देखने को मिलते हैं। फिर आता है उत्क्षेप मर्म। उत्क्षेप मर्म जो है शंख के ऊपर केस समाप्त होने पर, मतलब कि शंख जो है उसके ऊपर यहाँ पे जो केशांत है, मतलब जहाँ पे केस आके खत्म होता है वहां पे देखने को मिलते हैं। और इसकी संख्या 2 होती है, आधा अंगुल परिमाण का होता है। स्नायु मर्म बोला गया है इसको और इसे विसल्लग्न बोला गया है। ठीक है, याद रखने का, इसे क्या बोला गया, विसल्लग्न। अभी तक हम लोग ने विसल्लग्न कहीं नहीं पढ़ा था, ये पहला विसल्लग्न है जहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग शल्य निकाल देंगे तुरंत मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि हम लोग ने विसल्लग्न देखा था कि जब तक शल्य रहता है तब तक इंसान जीवित रहता है, क्योंकि रक्त रुका रहता है। जैसे ही शल्य निकालेंगे तो रक्त क्षय के कारण या फिर वहां का प्राणवायु निकलने के कारण तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब रचना की बात करें तो यहाँ पे टेम्पोरलिस मसल, फेसिया कवरिंग टेम्पोरलिस मसल्स होते हैं, सुपेरियर टेम्पोरल वेन्स होते हैं और ब्रांचियर ऑफ सुपेरियर टेम्पोरल आर्टरी होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। वहीं पे स्थपनी मर्म की बात करें तो स्थपनी मर्म जो होता है दोनों भ्रू के मध्य में, मतलब कि ये जो हमारा है इस रीजन में, यहाँ पे हमारा जो स्थपनी मर्म है वो देखने को मिलते हैं। इसकी संख्या याद रखने का कि एक ही होता है, क्योंकि दोनों भ्रू के मध्य में सिर्फ इस जगह पे एक ही स्थपनी मर्म हम देखने को मिलता है। इसका जो परिमाण है वो आधा अंगुल का होता है। ये भी सिरा मर्म है, विसल्लग्न मर्म है। यहाँ पे भी अगर शल्य निकाल दिया जाए तो तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है तो ग्लैबुला, फ्रंटल वेन या फिर नेजल आर्च, ये सारी रचनाएं देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है सीमंत मर्म। सीमंत मतलब कि सूचर्स होते हैं, तो हमारा जो सर है उसमें 5 सूचर्स देखने को मिलते हैं। इसी कारण से जो सीमंत मर्म है उसकी संख्या भी 5 बताई गई। ये क्या करते हैं, सिर का विवेचन करने वाली जो 5 संधियां उनके स्थान पर देखने को मिलती हैं। इसकी जो परिमाण है वो 4 अंगुल परिमाण बताया गया है। वहीं पे इसका रचना जो है संधि मर्म है। ऑफ कोर्स क्योंकि ये क्या है, सूचर है तो संधि मर्म में आएगा। कालांतर प्राणहर होने के कारण, भय, उन्माद, चिंता, नाश के कारण कुछ समय बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे बेसिकली कोरोनल सूचर, लैम्बॉयड सूचर, सैजिटल सूचर, पैराइटल सूचर, जो अलग-अलग डिफरेंट सूचर्स हैं वो इनके स्थान पे प्रेजेंट रहते हैं। वहीं पे हम बात करेंगे अगर शुंगाटक मर्म की, तो शुंगाटक मर्म जो होता है नासा, कर्ण, नेत्र व जीवा का संतर्पण करने वाले सिराओं के मिलन स्थान पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अलग देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई एक स्थान विशेष नहीं बताया है। यहाँ पे क्या बोला है, जो सिराएं जहाँ पे मिलती है, जो कि किसका संतर्पण, नासा, कर्ण, अक्षी और जीवा दोनों का, चारों का जो संतर्पण करने वाली सिराएं हैं जिस स्थान पे आके मिलती हैं उस स्थान को हम लोग श्रृंगाटक मर्म कहते हैं। बेसिकली इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 4 बताई गई है और परिमाण भी इसका 4 बताया गया है। रचना के अनुसार ये शिरा मर्म है और परिणाम के अनुसार ये सद्य प्राणहर मर्म में आता है। विद्ध लक्षण की बात करें तो यहाँ पे आघात होने पे सद्य प्राणहर है तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पे कवर्नस साइनस और इंटर कवर्नस साइनस देखने को मिलता है। और लास्ट में आता है हमारा दैट इज द अधिपति मर्म। अधिपति कहाँ पे पाया जाता है तो मस्तिष्क के भीतर ऊपर की ओर सिरा और संधियों का सन्निपात होते हैं। ठीक है, तो जो सन्निपात वाले हैं वो सब आपको अच्छे से याद करना है। अधिपति पूछा तो आप ऐसे मस्तिष्क के ऊपर नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि मस्तिष्क के भीतर और ऊपर की ओर जो सिरा और संधि का सन्निपात है उसको हम लोग अधिपति मर्म करते हैं। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। आधा अंगुल परिमाण का होता है। रचना के अनुसार ये संधि मर्म है। परिणाम के अनुसार सद्य प्राणहर मर्म है। और विद्ध लक्षण में बात करें तो ये आघात होने पर क्या है, सद्य प्राण होने के कारण तत्काल मृत्यु वहां पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ साइनस और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये दो जो मेन रचनाएं हैं यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द मर्म सारित।
तो मर्म सारिणी में आपको सबसे पहले मर्म की व्याख्या याद करना है, उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन याद करने हैं। फिर उसके बाद मर्म के टोटल संख्या याद रखनी है कि 107 मर्म होते हैं और हर एक मर्म के वहाँ पे कौन से स्थान पे वो प्रेजेंट है, वहाँ पे उसकी संख्या कितनी है, उसका परिमाण कितना है, उसका परिणाम क्या है, उसका रचना अनुसार किस प्रकार का है, फिर वहाँ पे आघात होने पे क्या होगा और उसकी रचनाएं मतलब मॉडर्न एस्पेक्ट में वहाँ पे क्या-क्या रचनाएं हैं, ये हर एक मर्म का आपको इम्पोर्टेंटली याद होना ही चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि बेसिकली जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो देख सकते हो, क्योंकि सारे आपको अगर नहीं याद हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मर्म्स है वहां से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि सारे मर्म्स को आप अच्छे से याद कर पाए। मेन चीज है कि आप वो जो क्लासिफिकेशन के टेबल है वो अगर कर ले रहे हैं तो आपके सारे मर्म्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। उसके अलावा जो बचेंगे, क्या बच रहा है उसके अलावा विद लक्षण बेसिकली बच रहा है और वहाँ पे जो रचनाएं हैं वो बच रहे हैं, तो वो आपको अलग से कर सकते हो। जैसे कि सद्य प्राणहर है तो वहाँ पे आप तत्काल मृत्यु सब में लिख सकते हो, अगर वहीं पे कालांतर प्राणहर है तो वहाँ पे आक्षेप लिख सकते हो, रक्तक्षय लिख सकते हो या फिर शोष लिख सकते हो। फिर वहीं पे वैकल्यकर है, वैकल्यकर में विकलांगता या फिर पक्षाघात लिख सकते हो। फिर आता है हमारा विषयलग्न, तो उसमें एक ही चीज लिखना है कि शल्य निकालने पर मृत्यु हो जाती है। और लास्ट में रुजाकर मर्म जहां जहां आएंगे उसमें आप विद्या लक्षण में लिख सकते हो कि बहुत ज्यादा तीव्र वेदना देखने को मिलेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, तो इसको आपको अलग से करना नहीं पड़ेगा। और रचनाओं की बात है तो जैसे अगर मणिबंध होगा तो वहां पे आप बस रिस्ट जॉइंट लिख सकते हैं, या फिर आपने एनाटॉमी मॉडर्न पढ़ा ही होगा तो उसके हिसाब से जो भी आपको कोरिलेटेड लग रहा है वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, तो वो चल जाता है, ठीक है। तो उतना कुछ है नहीं। मेन चीज़ आपको अगर ये सारी चीज़ें नहीं करनी तो आपको क्लासिफिकेशन टेबल याद कर लेना है। कौन-कौन से मांस मर्म है, कौन से संधि मर्म है, कौन से अस्थि मर्म है, स्नायु मर्म है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी है। तो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। मेन चीज़ है क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कीजिएगा। एंड अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि फर्दर वीडियोज़ में उसको और अच्छे से क्लियर बता सकूँ। साथ ही साथ अभी जो हमारा रचना सीरीज़ है उसके सारे आयुर्वेदिक पार्ट्स तो लगभग हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जो नया एंसियाज़म सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो मॉडर्न टॉपिक्स है वो भी आगे देखने वाले हैं। तो वो उनके भी वीडियोज़ अब फर्दर आएँगे। तो इसके लिए वो सारे वीडियोज़ आपको तुरंत अपडेट्स मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस के जो भी नए अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा, जहाँ से आप जाकर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे आपको फर्दर जो भी वीडियोस रहेंगे, जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको इजिली प्रोवाइड हो जाएंगे और आप हमारे साथ जो भी नए अपडेट्स है उसके लिए कनेक्टेड रहेंगे।